नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की जो बुक है सिविक्स की, उसका चौथा चैप्टर नंबर 4। हमने इसके प्रीवियस चैप्टर्स में देखा है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में, गवर्नमेंट्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पे मैंने डेमोक्रेटिक वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन ये जो चैप्टर है वो जिस गवर्नमेंट की बात कर रहा है वो बात कर रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कैसी होती है। ये वो गवर्नमेंट होती है जिसे इलेक्शन करके चुना जाता है। जब हम वोट डालते हैं, 18 साल से ऊपर अगर आपकी एज है तो आप वोट डाल सकते हैं कि कौन सा नेता आपको चुनना है, कौन होगा वो आदमी जो आपके बिहाफ पे आपकी डिमांड्स सरकार के सामने रखेगा। तो इलेक्शंस जहां पर भी होते हैं वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। हालांकि हर बार ये ट्रू नहीं है, जो आगे की क्लासेस में आप समझ जाएंगे कि क्यों हर जगह जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे डेमोक्रेसी जरूरी नहीं है कि वहां पे डेमोक्रेसी हो ही। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में साउथ अफ्रीका की एक स्टोरी क्या, वहां की एक हिस्ट्री आपके सामने रखी गई है। और इसमें बताया गया है अपार्थिड के बारे में। यहां पर जो अपार्थिड वर्ड है इसको समझना होगा। अपार्थिड क्या है कि साउथ अफ्रीका में तरह तरह के लोग रहते थे। जहां पे पहले तो वहां के जो इंडिजीनियस लोग हैं जो वहीं पैदा हुए साउथ अफ्रीका में, वो लोग थे। उसके अलावा कुछ वाइट पीपल थे, जैसे जो अंग्रेज थे जो यूके से और आपके फ्रांस एंड पुर्तगाल इन जगहों से आए हुए थे। तो ये जो गोरे लोग थे वो भी वहां पर आए हुए थे, वो भी वहां पर रह रहे थे। और कुछ इंडियंस भी थे, जैसे गांधी जी थे, और उसके अलावा कुछ मजदूर हुआ करते थे और कुछ व्यापारी हुआ करते थे जो इंडिया से साउथ अफ्रीका गए थे वहां पर व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो अपार्थिड के अंतर्गत क्या होता था कि जो अंग्रेज थे, जो व्हाइट पीपल थे, जो गोरे लोग थे, वो ये कहते थे कि जो काले लोग हैं, जो ब्लैक लोग हैं, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का, वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। और जो गोरे लोग हैं वो इन काले लोगों को तमीज सिखाने के लिए ही या सहूर सिखाने के लिए ही पैदा हुए। ये थिंकिंग के साथ जो है साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल के साथ यानी काले लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। उनके स्कूल अलग होते थे, उनके रेस्टोरेंट्स अलग होते थे। रेस्टोरेंट्स तो होते ही नहीं थे उनके लिए स्कूल अलग हैं, उनके लिए बस स्टॉप अलग हैं। उनको वोट देने का राइट नहीं था, उनको एजुकेशन का राइट नहीं था। लेकिन जो व्हाइट पीपल थे, जो श्वेत लोग थे, उन्हें ये सारे राइट्स थे। और इसी चीज को लेकर के एक व्यक्ति था वहां पे जिसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसकी कहानी भी इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको बताई गई है। अच्छी चीज है, आप इसको जानते रहिए। और हेक्टर पीटरसन ने क्या किया था कि वहां पर अफ्रीका में एक अफ्रीकान लैंग्वेज ये उन पर थोपी गई। उनसे कहा गया कि जितनी भी पढ़ाई होगी अफ्रीका के अंदर, ये अफ्रीकान लैंग्वेज में होगी। और ये लैंग्वेज किसकी थी? गोरों की लैंग्वेज थी। गोरों की लैंग्वेज थी। उन्होंने कहा कि जितने भी स्कूल हैं और जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, वहां पे अफ्रीकान लैंग्वेज में पढ़ाई होगी साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के जो हेक्टर पीटरसन था, ये एक स्टूडेंट था एक यूनिवर्सिटी में। तो उसने अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और एक अपोज किया, एक मूवमेंट उसने शुरू किया कि नहीं, हम जबरदस्ती अफ्रीकान लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे। जिसको पढ़ना है वो पढ़े, लेकिन जबरदस्ती हमारे ऊपर ये अफ्रीकान लैंग्वेज ना थोपी जाए। क्योंकि जो साउथ अफ्रीका की लैंग्वेज थी ना, वो थी जुलू। इसे याद रखिएगा, जुलू, इस नाम को याद रखिएगा। चाहे तो कहीं नोट कर लीजिए, आपके एग्जामिनेशंस में या आगे चल के जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो वहां पर ये चीज आपके काम आ सकती है। जुलू कहाँ की लैंग्वेज थी? साउथ अफ्रीका की। ठीक है, तो हेक्टर पीटरसन जो था वो ये कह रहा था कि हमें अफ्रीकन लैंग्वेज जो है जबरदस्ती हम पर ना थोपी जाए, हमें जो लैंग्वेज जुलू है वो पढ़ने दिया जाए। एक जो जुलू लैंग्वेज थी वो भी पढ़ने दिया जाए। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे? वो कह रहे थे नहीं, सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकन लैंग्वेज में पढ़ाई होगी। तो इस चीज को लेकर के 1976 में जून या जुलाई के महीने में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हेक्टर पीटरसन ने शुरू किया। और इस विरोध को दबाने के लिए व्हाइट सुप्रीमेसी वाली जो गवर्नमेंट थी, जो गोरों की गवर्नमेंट थी, जो गोरों की सरकार थी वहां पे, उन्होंने क्या किया, जितने भी लोग मूवमेंट में शामिल थे, जो सड़कों पे उतरे हुए थे इसके विरोध में अफ्रीकन लैंग्वेज के,
उन सब के ऊपर गोलियां चलवा दी। तो गोली लगने से हेक्टर पीटरसन की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट्स होती हैं, अगर वो पॉलिसी बना करके लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट करना चाहें, तो वो किस तरीके से एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग समझ करके पॉलिसी बनाने लगती हैं और अन्याय करने लगती हैं। तो इस एग्जाम्पल को सामने रखने के लिए कि जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पे गवर्नमेंट अपने मन से काम करती है, जैसे व्हाइट सुप्रीमेसी है, अंग्रेज ये कह रहे थे कि हमें ही सारे राइट्स हैं, काले लोगों को कोई राइट्स नहीं है, तो वहां पे किस तरीके से लोगों के साथ भेदभाव हो सकता है या होता था, और साउथ अफ्रीका में तो हुआ ही था। तो वो सारी चीजें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। उसके अलावा एक नाम और जो आपने सुना होगा, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने भी अपार्थिड को खत्म करने के लिए, इस पॉलिसी को खत्म करने के लिए कि जितने अधिकार गोरों को हैं वही अधिकार जो काले लोग हैं उन्हें भी होने चाहिए, उन्हें भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, उन्हें भी सारे अधिकार होने चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर के हमारे जो नेल्सन मंडेला जी थे, जो कि 94 में अल्टीमेटली प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, उनको भी बहुत कुछ झेलना पड़ा। उन्हें लगभग 27 साल तक जेल में रहना पड़ा। इस गोरे और काले की लड़ाई की वजह से काले लोगों को उनके अधिकार, उनके जीने का अधिकार, नैसर्गिक अधिकार वापस दिलाने के लिए उन्हें इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। सो नेल्सन मंडेला वो अपने आप में एक बहुत बड़े महापुरुष थे। ऐसा देखा जाए, अगर देखा जाए तो इतने दिन तक कौन सह पाता है, 27 साल की जेल, और केवल इस पॉलिसी को खत्म करने के लिए। चाहते तो वो भी कहते कि रहने दो, मुझे क्या पड़ी है, लेकिन उन्होंने ये किया। सो ऐसे ही लोग एग्जाम्पल होते हैं हमारी सोसाइटी के लिए। और यहाँ पर अपार्थिड के बारे में जो बताना चाहा था साउथ अफ्रीका की स्टोरी में, वो राइटर ने यहाँ पर आपकी बुक में कवर कर दिया है कि अपार्थिड क्या था, हेक्टर पीटरसन कौन था, अफ्रीकान लैंग्वेज क्या है, जुलू लैंग्वेज क्या है, नेल्सन मंडेला कौन थे, कब वो वहां के प्रेसिडेंट बने। ये आपके जो जीके के पोर्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चंस जो आते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके रिटन एग्जाम में या फिर आपके वाइवा में पूछे जा सकते हैं, और ये चीजें पूछी जानी भी चाहिए स्टूडेंट से, राइट, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सबके राइट्स इक्वल हो, ऐसी कोशिश की जाती है, और सबके राइट्स सिक्योर करने की ही कोशिश का नाम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, आप डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? पहली चीज है इलेक्शंस। इलेक्शंस के बारे में हमने पिछली बार बात की कि कुछ खास समय के बाद, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने 2019 में उनका जो है सेकेंड टेन्योर शुरू हुआ था एज अ प्राइम मिनिस्टर, और अब 5 साल बाद यानी 2014 में वापस उनका इलेक्शन के लिए उनको जाना पड़ेगा। वह 5 साल बाद उनकी सरकार खत्म कर दी जाएगी और दोबारा से इलेक्शंस होंगे। ठीक है, तो जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस के थ्रू कौन पार्टिसिपेट करता है डेमोक्रेसी में? इलेक्शंस के थ्रू पीपल ऑफ इंडिया, जो हम लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें? डेमोक्रेसी में। सो डेमोक्रेसी में पहला पार्टिसिपेशन किसका है? पीपल्स का ही है। हम ही वोट डालते हैं। अगर आप 18 साल से ऊपर की एज के हैं तो आप वोट डालते हैं। तो इलेक्शन में आपकी जो इलेक्शन के थ्रू आप जो है डेमोक्रेसी में अपनी पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करते हैं। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, जैसे हमारे यहाँ 5 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद बार बार इलेक्शन होता है, बार बार हमें वोट करने जाना होता है हर 5 साल के बाद। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है कि जो गवर्नमेंट आज सही काम कर रही है, वो हो सकता है कि 4-5 साल बाद सही से काम ना कर रही हो, लोग उससे खुश ना हो। क्योंकि अगर हम बने रहने देंगे सरकार को, तो उसे डर ही नहीं होगा कि हम चले जाएंगे। अगर उसे डर ही नहीं होगा तो वो उल्टे सीधे कोई काम करेगी, फिर डेमोक्रेसी और मोनार्की में डिफरेंस खत्म हो जाएगा। इसीलिए पीरियडिकली इलेक्शंस कराने होते हैं। ठीक है, उसके अलावा डेमोक्रेसी में पीपल कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यू कैन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, अगर आपको कोई चीज सही नहीं लग रही तो। एक घटना है ईयर 2005 की, जब इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा दिए गए अचानक से, उनके चार्जेस बढ़ा दिए गए। जो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, आपके घरों में जो बिल आता है, उसको अचानक से बढ़ा दिया गया। तो लोगों ने इसका अपोज किया, लोगों ने यूनियन बनाया, पूरा ग्रुप बनाया, सड़कों पे उतर गए, और अंत में सरकार को क्या करना पड़ा? ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वापस लेना पड़ा। जो नया बिल ये चेंज करके ला रहे थे, उसको वापस लेना पड़ा, और जो भी पुराना प्राइस था इलेक्ट्रिसिटी का, उसी प्राइस पे उनको रुकना पड़ा। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन का ये भी एक तरीका है कि अगर कुछ गलत कर रहा है, जिस सरकार को आपने चुन लिया है, जिसको आपने इलेक्ट कर लिया है, वो भी हो सकता है कि कुछ ऐसे डिसीजन ले
जो हमारे लिए अच्छे ना हो या हम पे बोझ डालते हो या हमारे साथ इनजस्टिस करते हो, तो उस केस में हम पॉजिटिवली क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ये सही नहीं है। ठीक है। उसके अलावा जैसे सरकारें कई बार क्या करती हैं, बैंकों में कर्मचारियों के कुछ जो है अलाउंसेस बंद कर दिए, या रेलवे के जो कर्मचारी थे उनके कुछ जो उनको पर्क्स मिला करते थे वो बंद कर दिए। तो उस केस में क्या होता है, ये लोग स्ट्राइक कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं, यानी काम करना बंद कर देते हैं। जब वो काम करना बंद कर देते हैं तो सरकार का नुकसान होता है। तो इस तरीके से भी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट किया जाता है। ठीक है। तो पार्टिसिपेट करने के लिए स्ट्राइक करते हैं, लेकिन उसमें तोड़ फोड़ या कहीं कुछ तोड़ना, दुकान लूटना, आग लगा देना, ये सब अलाउड नहीं होता। सड़क रोक लेना, ये सब अलाउड नहीं होता। ठीक है। कैंपेन्स यानी लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को बुलाने के लिए फेसबुक पे, ट्विटर पे एक कैंपेन चलाना कि सिग्नेचर कैंपेन शुरू करो, आप भी साइन करो, इस पिटीशन पे साइन करो, आप भी साइन करो कि हमें ये नहीं चाहिए या वो चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्ट, और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करना होता है, तोड़फोड़ नहीं करनी है। अगर आप तोड़फोड़ करेंगे देन पुलिस विल टेक द एक्शन। सो पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी में आपको यह ध्यान रखना होता है कि अगर आप स्ट्राइक्स, कैंपेन्स या पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू जा रहे हैं तो आप कहीं पर भी तोड़फोड़ ना करें। किसी भी तरीके की तोड़फोड़ अलाउड नहीं है। न्यूज चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स पे भी आपने देखा होगा कि कई बार न्यूज चैनल्स कहते हैं हमारे देश में ऐसा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट हम करते हैं। न्यूज चैनल्स हमारी खबरें दिखाते हैं। कई बार होता है वो हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों धरना दिए बैठे हैं, तो उनको हम अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। फिर न्यूज चैनल्स पूरे देश को बताते हैं कि देखिए इन लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही। तो पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी होता है। सोशल मूवमेंट्स, सामाजिक आंदोलन, जैसे अगर हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा ग्रुप है जिसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, अगर कहा जा रहा है कि आप लोअर कास्ट के हो इसलिए आप इस कुएं से पानी नहीं भरोगे या आप मंदिर में नहीं जाओगे, तो उस केस में क्या होता है कि ये अपने अपने ग्रुप्स को इकट्ठा कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये चीजें क्यों की जा रही हैं, इन्हें क्यों रोका जा रहा है, हमें भी राइट है, हमें भी कुएं से, उसी कुएं से पानी लेने का राइट है जिससे अपर कास्ट वाले लेते हैं, या फिर हमें भी जो है अपने पति को 3 तलाक देने का अधिकार है जैसे हमारे पति को अधिकार है, जो मुस्लिमों में होता है। वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है डिस्क्रिमिनेशन का लेडीज के साथ, कि मर्द तो दे सकता है लेकिन औरतें नहीं दे सकती 3 तलाक। तो एक तरीके से जो लेडीज हैं उनके साथ कितना बड़ा जो है जुल्म होता है, वो नहीं दे सकती, वो कह ही नहीं सकती अपने पति को 3 तलाक, तो क्या तलाक देने का भी राइट उनके पास वैसे नहीं है, सीधे सीधे नहीं है, बहुत टफ है उनके लिए तलाक देना, अंटिल कि उनका पति बिल्कुल ही बेकार हो या कुछ ऐसा हो कि बिल्कुल ही वो उनका ध्यान न रखता हो, मारता पीटता हो, राइट, या उनके साथ सही बिहेव ना करता हो। तो बहुत ही कंडीशंस हैं उसमें, लेकिन पति के लिए बहुत आसान है, वो सिर्फ 3 बार तलाक 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 बोलेगा और तलाक हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन अवर सोसाइटी। ठीक है। तो इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए हमारी करंट गवर्नमेंट भी कोशिश करती है 3 तलाक से हटने की। तो ये सब चीजें चल रही हैं और हमारा मुस्लिम सोसाइटी भी चाहती है कि इन चीजों से हमें छुट्टी मिले, तो पूरा देश प्रोग्रेसिव है। ठीक है। आगे चलते हैं। उसके अलावा सरकार क्या करती है, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े सुलझाती है। कैसे झगड़े, झगड़े होते कब हैं, यहाँ पर आप डेफिनेशन देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी झगड़े तब होते हैं जब अलग अलग कल्चर्स के लोग, अलग अलग रिलीजन्स के लोग या अलग अलग क्षेत्रों के लोग, जैसे महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, या फिर अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग, जैसे कोई अमीर है कोई गरीब है, वो एक साथ नहीं आ पाते, एक दूसरे को एक दूसरे से छोटा बड़ा समझने लगते हैं, या फिर जो गरीब है वो अमीर से हेट करने लगता है, या जो अमीर है वो गरीब को अच्छा नहीं समझता, राइट, या जो हिंदू है वो मुस्लिम को अच्छा नहीं समझता, या सिख है जो वो मुस्लिम को अच्छा नहीं समझता, या जो मुस्लिम है वो किसी को अच्छा नहीं समझता, कि नहीं हमारा ही है सब कुछ और किसी का नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ कि हमारे अलावा कोई खुदा नहीं है, हमारे अलावा कोई वो नहीं है, हमें दूसरे के किसी भगवान को एक्सेप्ट ही नहीं करना है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ। या फिर हिंदू कहे कि नहीं हमारे भगवान के अलावा कोई भगवान नहीं है, किसी का भगवान नहीं है, चाहे सिख हो चाहे किसी का हो, वो जो भी बताते हैं वो बेकार है। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं। इसी वजह से हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाइयां होती हैं कि तुम्हारा हमारा वाला ही बेटर है, तुम्हारा वाला बेकार है, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इसके लिए रूल बनाए, रेगुलेशंस बनाए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंज करे, या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बताए कि हाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि एवरीवन इज इक्वल, हमारा कोई रिलीजन नहीं है गवर्नमेंट का, और आप लोग भी अपने अपने रिलीजन को पीसफुली प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये अलाउ किया गया है, तो आप पीसफुली प्रैक्टिस कीजिए, किसी को नीचा मत दिखाइए। तो ये चीजें समझाई जा सकती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारे काम की एलिमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे रिलीजियस प्रोसेशंस, जैसे कई बार क्या होता है, मुहर्रम एक त्योहार होता है मुस्लिम्स में, उसी समय अगर गणपति त्योहार हो जहाँ पे गणपति जी की मूर्ति निकाली जाती है
और दोनों का रास्ता एक हो तो कई बार उनमें झगड़े हो जाते हैं। तो इस केस में जो लोकल पुलिस होती है उसको अपना रोल प्ले करना होता है, ठीक है। तो वो पुलिस अपना काम करती है। उसके अलावा दो और एग्जाम्पल हैं जो अच्छे एग्जाम्पल हैं रिवर डिस्प्यूट्स को लेकर के। हमारे देश में एक रिवर है कावेरी, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। आप मैप में जरूर देखिएगा कि कर्नाटक और तमिलनाडु कहाँ है। बिना मैप के आप कोई भी चीज, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो आपकी सिविक्स ही क्यों ना हो, आप कोई भी चीज विदाउट जियोग्राफिकल मैप्स को या फिर पॉलिटिकल मैप्स को देखे बिना मत करिएगा, अदरवाइज आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो आप एक बार जाकर देखिएगा कि कावेरी रिवर कहाँ से कहाँ बहती है और कर्नाटक और तमिलनाडु कहाँ है। तो कर्नाटक बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप समझें तो राइट हैंड साइड पे तमिलनाडु है, ठीक है। के फॉर कर्नाटका और टी फॉर तमिलनाडु। अब होता यह है कि एक रिवर बहती है कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु में आती है। ये जो मैंने बनाई है इसको आप रिवर समझिए। ये रिवर का नाम है कावेरी, ठीक है। इस रिवर का कुछ पानी कर्नाटका यूज करता है, कुछ तमिलनाडु यूज करता है। तो जब कर्नाटका यूज करता है तो तमिलनाडु कहता है कि आप ज्यादा पानी यूज कर रहे हो, आपने पानी को रोक लिया है, आप ज्यादा पानी अपने यहाँ मोड़ रहे हो। जैसे अगर पानी बह रहा है और आपने यहाँ से पानी को खींच लिया और यहाँ आपने कर्नाटका में जो सूखा एरिया है वहां पे आपने पानी यूज कर लिया, तो तमिलनाडु कहता है कि तुमने सारा पानी अपने यहाँ यूज करना शुरू कर दिया, हमारे यहाँ कम पानी आ रहा है, हमारे किसान क्या करेंगे, हमारे फार्मर्स क्या करेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना भी क्या किसका काम है? इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना भी गवर्नमेंट का ही काम है, ठीक है। तो ये चीजें जो है गवर्नमेंट के उसमें आती हैं, की फंक्शंस में आती हैं, ठीक है। कावेरी रिवर का आप समझ गए। उसी तरीके से आप कावेरी रिवर की ये बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये जो जीके का फैक्ट है कि ये कर्नाटका और तमिलनाडु में बहती है, इसे आप याद रखिएगा और कावेरी रिवर का नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके जीके फैक्ट्स के लिए बहुत अच्छी जो है इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा एक मेट्टूर डैम है और एक कृष्णा राजा सागर डैम है, ठीक है। ये भी कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है। कर्नाटका और तमिलनाडु, जैसे मैंने बताया, ये कर्नाटका, इधर एक साइड कर्नाटका बना दीजिए और एक साइड तमिलनाडु। आप जाके मैप में देख लीजिएगा, कर्नाटका से जो रिवर बह रही हैं, इन रिवर्स पे एक डैम बनाया है कर्नाटका ने, कृष्णा राजा सागर डैम, और दूसरा डैम बनाया है मेट्टूर डैम। डैम वो होता है जहां पे पानी इकट्ठा किया जाता है। जैसे नदी बह रही है, आप क्या करो कि नदी के पानी को रोक दो, एक ऊंचा सब वो ब्लॉक बना के, एक ऊंची सी दीवार बना के आप रोक दो। यही जब पानी आप रोक लेते हो तो पानी क्या करेगा, ऊपर बढ़ता जाएगा, आपके पास पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। अब ये जो पानी इकट्ठा है इसे आप कर्नाटका में छोड़ते जाओ। उसी तरीके से मेट्टूर डैम है, वहां पर भी पानी इकट्ठा किया गया और कर्नाटका में जो है फ्लो कर दिया गया, मेट्टूर डैम से पानी इकट्ठा करके फ्लो कर दिया गया। तो होता यह है कि कर्नाटका यहाँ पे है, अप स्ट्रीम में है, लेकिन तमिलनाडु क्या है, डाउन स्ट्रीम में है। तो इन दो डैम्स को लेकर के भी कर्नाटका और तमिलनाडु में झगड़ा होता रहता है कि आपने इन दो डैम्स में पानी ज्यादा इकट्ठा कर लिया और हमारी तरफ पानी नहीं आने दे रहे। तो इस चीज को लेकर के भी झगड़े होते हैं। तो इस चीज को सुलझाना भी किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट के कुछ की फंक्शंस यहाँ बताए गए हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें समझने लायक, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या इसमें रोल्स हैं गवर्नमेंट के, किस तरीके से किन किन प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट सॉल्व करती है, ठीक है। आइए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगली जो स्लाइड है वो आखिरी स्लाइड है। इसमें एक काम और है, इक्वालिटी एंड जस्टिस। सभी को इक्वालिटी, सभी को इक्वल राइट्स हों और सभी को न्याय मिले, सभी को जस्टिस मिले। ये भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम होता है। और यहाँ पे जैसे पहली लाइन में ही मैंने लिख दिया है, वन ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इक्वालिटी एंड जस्टिस। कुछ एग्जांपल्स हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस को लेकर के। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जो गांव होते हैं, अगर आपने वहां देखा हो, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि जो बेटियां हैं उन्हें पढ़ाना उतना जरूरी नहीं है जितना कि बेटों को पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है कि लोगों की सोच रातों रात तो नहीं बदल सकते, लोगों की थिंकिंग को रातों रात तो नहीं बदला जा सकता। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो स्कूल भेजी जाती हैं लड़कियां, बच्चियां, उनके लिए उन्होंने क्या किया, फीस कम कर दी। लड़कों की फीस ज्यादा है लेकिन लड़कियों की कम कर दी, या फिर कुछ जगहों पे लड़कियों के लिए फ्री कर दी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो लोग अपनी बच्चियों को पैसों की वजह से कि नहीं पैसे खर्च करने हैं तो बेटे पे करो, बेटी पे क्यों करोगे, ऐसी सोच वाले लोगों ने भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। तो तरह तरह के तरीके अपना करके इक्वालिटी को इंश्योर करने का काम ये भी गवर्नमेंट का है, ठीक है। उसके अलावा ब्रिंगिंग इक्वालिटी इन राइट्स अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, दलित्स, माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लासेस। कई बार क्या होता है कि जो कुछ स्पेशल कास्ट के लोग होते हैं या स्पेशल रिलीजन के लोग होते हैं, लोग कहते हैं नहीं तुम यहाँ नहीं आ सकते, या तुम वहां नहीं जा सकते, तुम इस कुएं से पानी नहीं ले सकते। अगर इस तरह की कोई भी चीज सोसाइटी में होती है, आज की डेट में ये सारी चीजें बंद कर दी गई हैं। ये बार बार बुक्स में लिखा जाता है, लेकिन ये सारी चीजें आज के समय में लॉ बना करके हटा दी गई हैं।
आपको सजा मिलेगी अगर आप किसी को पानी लेने से रोकते हो जस्ट बिकॉज कि वो किसी और कास्ट से है, ठीक है। लेकिन यही चीजें बार बार मेंशन की जाती हैं किताबों में। किताबों में वो चीजें मेंशन कम की जाती हैं जो कि अभी भी हमारी सोसाइटी में है, जैसे 3 तलाक। इसके बारे में किसी बुक में किसी भी राइटर ने नहीं लिखा है, चाहे वो एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की बुक हो या कोई भी बुक हो। पता नहीं उनके हाथ क्यों कांपते हैं इन बातों को लिखने में, आखिर में है तो वो भी इनजस्टिस ही। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल के तौर पे दी गई हैं कि अगर आप आज की डेट में ये सब करते हो, दलित हैं, माइनॉरिटीज हैं या बैकवर्ड किसी को पिछड़ा समझ करके आप उसको मना करते हो किसी कुएं से पानी लेने से या कुछ करने से, इन दैट केस आपको सजा हो जाएगी। गवर्नमेंट ने ऐसे लॉ बना रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वालिटी एंड जस्टिस इंश्योर करना भी गवर्नमेंट का काम है। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि कैन यू आउटलाइन द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, देन ये पूरा का पूरा जो 4 स्लाइड्स हैं, अगर आपने इन 4 स्लाइड्स को ठीक से समझा है तो यू विल राइट अ गुड आंसर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।